हेलो फ्रेंड्स, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी लोगों के सहयोग से हमें प्रोत्साहन मिलता है। आप सभी लोगों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए, कमेंट कीजिए, शेयर करवाइए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियो, हमारे क्लासेस पहुंच सकें और हम और बेहतर तरीके से क्लासेस को आप लोगों के समक्ष लाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। अनुच्छेद 19 तक हम करवा चुके हैं। आज अनुच्छेद 20 बताएंगे और इसके आगे बताएंगे। तो अनुच्छेद 20 में कहा गया कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक, चाहे वो भारतीय हो या विदेशी हो, अगर भारत में रह रहा है तो भारत में रहते हुए कोई भी ऐसा कार्य करता है जो कानूनन रूप से अपराध है, तब तो उसे अपराधी मान लिया जाएगा। और इस सभी चीज़ों के लिए उसको संरक्षण प्राप्त है अनुच्छेद 20 के तहत। अनुच्छेद 20 में ये बताया गया है कि किस तरह से कोई भी व्यक्ति अपराधी नहीं हो सकता, या अपराधी है तो उसे क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं, किस तरह से उसे संरक्षित किया जा सकता है। अनुच्छेद 20 के क्लास 1 में कहा गया है कि कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक कि उसके द्वारा किया गया कोई कृत्य तत्कालिक समय में अपराध ना हो। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने एक्स व्यक्ति ने वाई को या वाई के किसी वृक्ष से एक आम तोड़ लिया। अब आम तोड़ने की सजा उस समय अपराध नहीं था जिस समय उसने आम तोड़ा था, लेकिन आम तोड़ा और उसके दूसरे दिन एक कानून बना और कहा गया कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी सेकंड पर्सन के यहाँ के आम तोड़ता है तो उसको 3 माह की सज़ा होगी। ये मैं एक समझाने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा भी नियम है नहीं, एक एग्जाम्पल के रूप में मैं समझा रहा हूँ। नहीं पता लगे कि आम के बारे में भी कोई कानून बन गया, सर ने पढ़ाया था, एकमात्र समझाने के लिए है। तो अगर एक्स ने 1 तारीख को आम तोड़ा था और कानून 2 तारीख को बना, तो जो 2 तारीख को कानून बनने के बाद जो आम तोड़ेगा उसको 3 माह की सज़ा होगी, इन महोदय को नहीं होगा। क्योंकि जिस समय उसने आम तोड़ा था उस समय ये कानून नहीं था। तो उसी के रूप में कहा गया है कि कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं माना जाएगा या नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं करता है। अभी थोड़ा कठिन लग रहा होगा, लेकिन संवैधानिक शब्द को कई बार एज इट इज़ पढ़ना पड़ता है, क्योंकि जब क्वेश्चन एक्सेप्शन रीजन के आते हैं तो वो एज इट इज़ शब्द को रख देता है। इसीलिए मैंने इसको समझाऊंगा मैं आपको सरल भाषा में, लेकिन इसको मैंने एज इट इज़ लिख दिया है जिससे आपको दोनों बातें पता हो। संवैधानिक शब्द क्या है वो आपको पता हो और साथ ही साथ उसकी सरल भाषा में आप समझ सकें। तो मैंने बताया आपको कि आम तोड़ने के समय वे कानून में अपराध नहीं था, तो मतलब उसने कोई अतिक्रमण नहीं किया। लेकिन अतिक्रमण कब माना जाएगा? जब कानून बन गया।
अब किसी के बाग से आम तोड़ लिया तो वो अतिक्रमण हो गया, अब उसको सज़ा हो सकती है। तो वही बात अनुच्छेद 20 के क्लास 1 में कहा गया है कि आप तब तक दोषी नहीं हैं जब तक आपने किसी विधि का उल्लंघन नहीं किया है। दूसरी बात किस तरह समझाते हैं उसको समझिए। जैसे कि जिस समय आपने चोरी किया या आपने किसी को मृत्यु की सज़ा दे दी या आपने किसी को छत से ढकेल दिया, तो जब छत से आपने गिरा दिया और उसका पैर टूट गया, अब मान लीजिए कि जिस समय आपने ये कार्य किया उस समय ये था कि चोरी करने वाले को, साधारण चोरी करने वाले को, छोटी मोटी जैसे इमली चुरा लेना और कोई बात हो, तो साधारण चोरी करने वाले को सज़ा था 3 माह का जब इसने चोरी किया था। और जब छत से गिराया पैर टूट गया तब ये था कि इसको यहाँ पे 307 आईपीसी इंडियन पेनल कोड 307 के तहत अटेम्प्ट टू मर्डर के रूप में लिया जाएगा, लेकिन सज़ा का प्रावधान था 1 साल। कुछ दिन के बाद आपका केस चल रहा है, लेकिन आपका केस चल रहा है उसके 2 से 4 दिन के बाद में एक प्रावधान आया संसद के द्वारा। पार्लियामेंट के द्वारा एक प्रावधान ये आया कि अब कानून बन के 4 साल का हो गया है, अगर कोई भी अटेम्प्ट टू मर्डर करता है तो उसे 4 साल की सज़ा मिलेगी। तो साथियों, जिस व्यक्ति ने छत से गिराया था उसके 4 दिन बाद ये नियम बनता है तो उसको सज़ा ये वाला मिलेगा, ये वाला नहीं मिलेगा। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, ये फौजदारी मामलों में है। फौजदारी मामलों में है, दीवानी मामलों में नहीं लागू होता है। ऐसा क्यों नहीं लागू होता है? हमने आप लोगों से बताया था कि संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट नहीं है। तो जब नहीं है तो हमें अनुच्छेद 20 के तहत उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर किसी तरह से मान लो इसके जो है संपत्ति के मामले में भी हमको अगर हमारे खिलाफ कुछ होता है तब भी हम जाते हैं, तो तब हमको भी इसका जो है इसी अनुच्छेद के तहत संरक्षण मिलेगा। दीवानी मामले के लिए जो है पूर्व कानून बन सकता है। तो यहाँ पे खैरियतुल्लाह की बात हो जाएगी, तो इस पर मैं भी चर्चा नहीं करूँगा। अभी मैं सीधे चर्चा ये करता हूँ कि आपके मौलिक अधिकारों के तहत किस तरह से क्या क्या हो सकता है। तो जिसने इस कानून बनने के पहले कृत्य किया था उसे सज़ा पहले वाले के कानून के तहत होगा, और जो व्यक्ति कानून बनने के बाद में कृत्य करता है तो उसको वो सज़ा मिलेगा जो तत्कालिक रूप में होगा। इसी रूप में कहा गया है कि जब तक कोई विधि का अतिक्रमण ना करे उसको दोषी नहीं माना जाएगा। तो अब मान लीजिए चलिए कि दोषी वो ठहरा भी दिया जाता है। मान लीजिए उसने गलतियां किया है, अब वो दोषी है, फिर क्या होगा? तो अनुच्छेद 20 का क्लास 2 कहता है कि किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित यानी सजा नहीं दिया जाएगा। अब मान लीजिए कि एक्स व्यक्ति ने वाई व्यक्ति पर आरोप लगाया
आरोप लगाया कि एक्स व्यक्ति ने आरोप लगाया वाई व्यक्ति के ऊपर कि जेड व्यक्ति को उन्होंने मार दिया है। लेकिन सच्चाई ये है कि जेड व्यक्ति अभी जिंदा है और ये साबित ये नहीं कर सके कि मैंने नहीं मारा है, और ये साबित ये करने में सफल रहे कि इन्होंने जेड को मार दिया है। तो इंडियन पेनल कोड धारा 302 के तहत इनको सज़ा मिली वाई को कि हाँ आपने जेड को मार दिया। अब इनको तो 7 साल 5 साल जो भी रहा है अपना सज़ा मिल गई। अब ये सज़ा काट करके आते हैं और इनके सामने जड़ आ करके सीना चौड़ा करके खड़े हो जाते हैं कि क्या कर सकते हो हमारा, हम तो जिंदा हैं। अब यक्स महोदय भी खुश और वो जड़ भी खुश, क्योंकि ये दुखी होकर के आए हैं। अब इनको समझाने वाला कोई एडवोकेट मिल गया। इन्होंने कहा टेंशन काहे ले रहे हो, इसकी सजा, ये तो मर चुके हैं। कहें तब ये गुस्से में आए और इनको मार दिए। अब इनको मार दिए तो क्या इनको सज़ा फिर मिलेगी? तो अब इनको सज़ा नहीं मिलेगी, क्योंकि ये तो बहुत पहले मर चुके थे, इनकी सज़ा तो ये काट चुके हैं। तो मतलब ये है कि किसी एक व्यक्ति को एक सज़ा के लिए केवल एक बार दंडित किया जा सकता है, बार बार नहीं। अगली, यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति एक अपराध करता है, तो उसको केवल एक बार सज़ा मिलेगी। यानी एक अपराध की एक बार सज़ा, बार बार नहीं। लेकिन अगर किसी विभाग से संबंधित कोई प्रावधान है तो विभागीय कार्यवाही अलग हो सकती है। विभागीय कार्यवाही अलग हो सकता है और उसे इससे संबंध में एक अपवाद माना जा सकता है। अगला है नंबर 3, अनुच्छेद 20 के क्लाज नंबर 3 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के लिए साक्षी बनने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। साथियों, बहुत ऐसे जगह पे आप देखते होंगे कि जो हमारी प्रशासन है उसमें कई लोगों के साथ प्रताड़ित करके कहती है कि आप इस सज़ा को कबूल कीजिए, तो वहाँ मार खाते हैं। बहुत उनके साथ जो है समस्याएं आती हैं, लेकिन वो कबूल नहीं करते। वो डरते हैं कि अगर हम कबूल कर लिए तो हमें क्या होगा, वो नहीं भी किए होते हैं तब भी डरते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर कहीं भी, हेलो फ्रेंड, लाइट चली गई थी, खेद है हमें, लेकिन क्या किया जाए, डिजिटलीकरण में सब कुछ संभव है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3। इसमें कहा गया है कि स्वयं के लिए किसी को अपने स्वयं के विरुद्ध साक्षी बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो मैं ये बता रहा था कि अगर किसी को भी हमारे प्रशासन के द्वारा, अगर कोई निर्दोष व्यक्ति है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, दोषी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो व्यक्ति निर्दोष है और उसे कहा जाता है कि आप किसी चीज़ को कबूल कीजिए, तो साथियों आप लोग कबूल कर लीजिए। मार खाने से अच्छा है कि कह दीजिए हाँ, और कोर्ट जब पहुँचिए तो कोर्ट में जा करके कह दीजिए नहीं, मैंने कृत्य नहीं किया है माय लॉर्ड, हमको ज़बरदस्ती बुलवाया गया है। तो यहाँ पे आपका प्रशासन कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको बाध्य नहीं किया जा सकता है अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है।
आप आराम से अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। साथियों, अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 साथियों, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 20 अब किसी भी स्थिति में इसे समाप्त नहीं किया जाता है, समाप्त नहीं किया जाता है। ऐसा 44वां संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था। जब कोई आपातकाल लगता था तो पूरा जो है मौलिक अधिकार को निरसित कर दिया जाता था, समाप्त कर दिया जाता था। मतलब उस जितने दिन के लिए आपातकाल लगा होता था, जितने दिन के लिए आपातकाल लगा होता था उतने दिन के लिए रोक दिया जाता था। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत अब 21 और 20 को नहीं समाप्त किया जाता है, बाकी समाप्त हो जाता है। लेकिन जब आंतरिक विद्रोह होता है, आंतरिक विद्रोह या अशांति, तब अनुच्छेद 19 भी जो है समाप्त नहीं होता है। अनुच्छेद 19 केवल बाह्य आक्रमण के तहत होता है। जब कोई बाहरी आक्रमण हो जाए, आपातकाल लग जाए, तब होता है। आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं। आपातकाल 3 प्रकार के होता है। एक तो होता है वित्तीय आपात। वित्तीय आपात, तो इसे मैं जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। वित्तीय आपात 360 जो कि अभी तक नहीं लागू हुआ है, एक को बार नहीं लगा है। दूसरा है राष्ट्रपति शासन, और तीसरा है 352, 365, 360। ये अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित हैं। तो जो अनुच्छेद मौलिक अधिकार का जो है समापन या निषिद्ध करने की बात होती है, वो जब 352 लगता है तब के लिए है। तो अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 20 ये कभी भी समाप्त नहीं होते हैं। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के बाद से। इसमें बताया गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी किसी भी व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 21 देता है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आपको सोने का अधिकार है, आपको जागने का अधिकार है, आपको घूमने का अधिकार है, विदेश जाने का अधिकार है। आप जितने भी प्रकार की चीज़ें अपने जीवन के लिए अपने शारीरिक रूप से सोच सकते हैं, वो सभी आपको अनुच्छेद 21 में दर्शाया गया है। जैसे अगर आप नींद ले रहे हैं, आप सो रहे हैं, किसी ने आपको डिस्टर्ब कर दिया, तो आप उस पर केस कर सकते हैं, क्योंकि उसने आपके सोने के अधिकार का हनन किया है, यानी आपको डिस्टर्ब किया है। आपका पूरा अधिकार है कि आप उस पर केस करें। आपको पढ़ने का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत। कौन सा? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत मौलिक अधिकार में संशोधन किया गया। और ये संशोधन तीन जगह किया गया। एक तो फंडामेंटल राइट में किया गया, दूसरा डीपीएसपी में किया गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी नीति के निदेशक तत्व में किया गया, और तीसरा किया गया फंडामेंटल ड्यूटीज़ में यानी कि मौलिक कर्तव्य में। ये 3 जगह संशोधन करके राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया गया।
फंडामेंटल राइट बना दिया गया। यानी कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा सरकार देती है। ये हर एक नागरिक का, हर एक भारत में रहने वाले व्यक्तियों के लिए, सभी को शिक्षा पाने का अधिकार है। 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए पूर्ण रूप से निःशुल्क शिक्षा भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो स्वतंत्रता के विधि से एक बात कही गई है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे नियम एवं विनियमन के द्वारा, हमारे कानून के द्वारा आपके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता छीनी जा सकती है, अन्यथा आपकी स्वतंत्रता हमेशा के लिए रहेगी, कभी छीनी नहीं जाएगी। जैसे किसी ने कोई ऐसा अपराध कर दिया कि उसको मृत्यु दंड दिया जाए, तो एक विधि है, एक प्रक्रिया होता है, तो दिया जाएगा, लेकिन उसमें भी गरिमापूर्ण होना चाहिए। किसी के साथ अन्याय तब भी नहीं होगा, उसमें विदेश जाने का जो अधिकार है, यह भी आपका अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार है। यह मेनका गांधी एक केस हुआ था। मेनका गांधी केस में इसे जोड़ा गया था कि विदेश जाने का अधिकार मौलिक अधिकार है। सोने का अधिकार, ये भी आपका अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार है। अब आप मान लीजिए कि आप अपने कमरे में अकेले बैठना चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं कि आपके माता पिता या अन्य कोई संबंधी आपकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब करें। तो राइट टू प्राइवेसी यानी एकांतता का अधिकार, एकांतता का अधिकार, ये भी आपका अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार है। यानी सोने का अधिकार, एकांतता का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार, ऐसे कई प्रकार के अधिकार हैं जो आपके अनुच्छेद 21 के तहत शामिल हैं। साथियों, आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ। आप सभी लोग हमारी क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।